हाँ भाई, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सबको? मॉडल निकालो। क्लियर है एकदम? अरे वो थोड़ा अभी निशांत जिंदल के साथ वो केक कटिंग चल रही थी, इसमें टाइम लग गया थोड़ा सा। अभी निशांत जिंदल जो है वो कोटा आया हुआ है, अभी वाइब्रेंट में आया हुआ है, तो हम लोग केक काट रहे थे। इथिन भी बना देना, इथिन। एक ये तो रख लो ऊपर हो, एक पाई बॉन्ड का इथिन बना लो। वो, थैंक यू। ये है पाई बॉन्ड ब्लू वाले। अब मैंने कहा था ये रहना यार। ये दो ब्लैक इस पे लगाओ, ऐसे इस पे लगाओ ये दोनों, और वहां पे फिर एच एस लगाओ। चलो, होमवर्क दिया था, होमवर्क किया था ना, थैंक यू। होमवर्क में क्या दिया था? होमवर्क बना के लाए हो? हाँ, केक खाना हो तो यहाँ रोड नंबर 2 सिटी मॉल के पीछे वाइब्रेंट एकेडमी की बिल्डिंग में आ जाओ। डीपी 7, 8, 9, 10। ठीक है, चलो पहले जरा डीपी का डिस्कशन कर लें। तो सबसे पहले डीपी नंबर 7 का डाउट पूछो। 7 में कोई डाउट है? डाउट पूछो तो कैसे पूछो, अब पूछो ना। मैं एक मिनट टेलीग्राम पे शेयर किया था ना डीपीपी। चलो, डीपी नंबर 7 में कौन सा डाउट है? ओनली 10, ओनली 10। एक मिनट है, डीपी नंबर 7 में डाउट है ओनली 10। हाँ, ये रहा डीपी नंबर 7। एक मिनट डीपी निकाल लूँ 7 का 10। 10 में तो देखो, 10 में तो ये दे रखा है ना अपने पास, डीपी नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कीटोन है और डबल बॉन्ड एनएच है। इसमें तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है। ये हाइड्रोजन एसिडिक है? नहीं है, क्योंकि H प्लस निकलने के बाद नेगेटिव बनेगा, वो रेजोनेंस नहीं करेगा। नो एसिडिक H, है ना। चलो, 7 में और कोई डाउट नहीं? गुड। ऐसे लिखा करो, डीपी नंबर 7 क्वेश्चन नंबर दिस 11। हाँ, 11th क्वेश्चन जो है, हाउ मैनी H इज रिप्लेस बाय D, उसमें मुझे आप ये बताओ, ये जो दो है ना, ये एक्टिव मिथिलीन है। ये एक्टिव मिथिलीन के 2 H है, और ये CH3 है, तो ये 3 H और ये 2 H, तो टोटल कितने H D से रिप्लेस होंगे बताओ? 5 H रिप्लेस होंगे। अभी भी ये एसिडिक H है, एक्टिव मिथिलीन है ना। हो गया, वेरी गुड। अब आ जाओ डीपी नंबर 8, क्वेश्चन नंबर डीपी 7 का फोर्थ। डीपी 7 का फोर्थ में तो कोई डाउट नहीं है। कैसे नहीं है? आप जैसे ही ये स्ट्रक्चर बनाओगे, कितने अल्फा एच हैं? ये अल्फा एच नहीं है, ये अल्फा एच नहीं है, नो अल्फा एच, 0 अल्फा एच, है ना। हाँ, गॉट इट, ठीक है। चलो, अब आ जाओ डीपी नंबर 8। बोलो, 8 का जे के। हाँ, एक बात समझो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं जे में। ये जो टॉलिन होता है ना, टॉलिन, एक मेरा पीके का सॉन्ग है, वो सुनना आज। पीके का सॉन्ग आप सुनना, एक है ना, उसमें पीके वैल्यू मैंने याद कराई है। टॉलिन का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक नहीं है। वो एसिडिक क्यों नहीं है? क्योंकि इसका पीके जो है वो अप्रोक्सीमेटली 37 के आसपास होता है, यानी वेरी वीक एसिड। वाई वेरी वीक एसिड? कि अगर हम इसका H निकाल दें तो ये नेगेटिव यहां आएगा,
ये नेगेटिव जब आप रेजोनेंस करोगे तो कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है, कार्बन पे बार बार नेगेटिव आए और एक बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव आए, वो ज्यादा स्टेबल होता है। एक ऑक्सीजन का नेगेटिव कार्बन पे बार बार नेगेटिव से स्टेबल होता है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये 4 नेगेटिव जो है इससे एसिडिक स्ट्रेंथ नेग्लिजिबल है, आप ये अल्फा एच नहीं निकाल सकते। तो अब तुमको ये वाला क्वेश्चन जो है के वाला, जे के, अब दोनों समझ में आ जाएंगे। जे के, इसमें तुम कौन सा एच निकालोगे? अगर ये फिनॉल है और ये मिथाइल है तो आप कौन सा एच निकालोगे? आप ये वाला एच निकालोगे, इसका रेजोनेंस करके ये वाला एच निकालोगे, इसका रेजोनेंस करके ये एच निकालोगे, इसका रेजोनेंस करके ये एच निकालोगे। तो ये 4 एच निकल जाएंगे ना, डी से रिप्लेस हो जाएंगे। और अगर मैं इसको पैरा पे लगा दूं तो पैराक्रिसॉल। अब समझ में आ रहा है? ये के की जगह ये जे, इसमें क्या होगा बताओ? पैराक्रिसॉल में ये एक एच है, ये एक एच है और ये एक एच है, यहां पे कोई एच नहीं है। तो हाउ मेनी एच इज रिप्लेस बाय डी? 3 एच इज रिप्लेस बाय डी। गॉट इट? समझ गए? और 8 में कौन सा है? 8 में और कोई नहीं है ना 8 में? ठीक है, गुड। 9th पे आ जाओ, डीपी नंबर 9। 9th का क्या आंसर होगा बताओ? 3rd। विच टू आर इन इक्विलिब्रियम विद विच इज मोर स्टेबल इन ऑल? हमारे पास है 2 ब्यूटेनॉन। अब ये जब 2 ब्यूटेनॉन है तो इसका यहां से आप टॉटोमेरिज्म कर सकते हो, यहां से कर सकते हो। अगर मैं राइट से टॉटोमेरिज्म करता हूं तो ये इनॉल बनेगा, है ना? और अगर मैं लेफ्ट से करता हूं टॉटोमेरिज्म तो ये इनॉल बनेगा। ये बात समझ में आई? इक्विलिब्रियम में कौन सा बनाना है? ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल बनाना है। तो इसमें क्या है कि ये ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस कर रहा है, तो रेजोनेंस तो इसमें भी हो रहा है, दोनों में रेजोनेंस है। अपार्ट फ्रॉम रेजोनेंस ये एल्कीन के 6 अल्फा है, ये एल्कीन है ना, इसके 6 अल्फा है, ये एल्कीन के 2 अल्फा है। तो विच इज मोर स्टेबल? ऊपर वाला मोर स्टेबल है। बात समझ गए आप? मोर स्टेबल। ठीक है। ऐसे नीचे वाला 1 फिनाइल 2 ब्यूटेनॉन, 1 फिनाइल 2 ब्यूटेनॉन, ये बन रहा है। हमें स्टेबल बनाना है, स्टेबल। पहले रेजोनेंस फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये यहां से रेजोनेंस करेंगे तो ये बनेगा रेजोनेंस, फिनाइल के साथ रेजोनेंस हो रहा है, ये ज्यादा स्टेबल है। गॉट इट? ठीक है। 9th में और कोई डाउट है? 2 तो देखो, 2 समझ में आया तुम्हें? 9th का 2 समझ में आया? आप ये बताओ कि 9th का जो 2 है उसमें NO लगा है और यहां कार्बन के साथ R, R और R लगे हैं, ये 3 लगे हैं ना। तो बताओ इसका टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा? बताओ, ये अल्फा कार्बन से इसका टॉटोमेरिज्म होगा या बताओ नहीं होगा? इसका टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अल्फा एच नीचे एक ही फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर यहां एच होता तो ये टॉटोमेरिज्म कर जाता, तो 2 फॉर्म में रहता। तो कई बार इसलिए भी अनस्टेबल बोलते हैं क्योंकि वो टॉटोमेरिज्म कर जाता है। तो अब इसमें कोई टॉटोमेरिज्म नहीं है, 0 अल्फा, नो टॉटो। नो टॉटो का मतलब वो इसी फॉर्म में रहेगा, ये इसकी स्टेबल है। समझे आप? ठीक है, चलो और कौन सा क्वेश्चन है? ये 5th वाला बन जाना चाहिए भाई। 5th पूछा है जो डीपी नंबर 9 का 5th। आलोक कुमार तुम ही बताओ, पिछली क्लास में बताया था ना। 5th का बी का बताओ, इनॉल ज्यादा होगा या इनॉल कम होगा? ये तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसका इनॉल हाई होगा या लो होगा? कमेंट में लिख के बताओ। मतलब लिखा है ना? अच्छा, क्वेश्चन समझ नहीं आया। सिग्निफिकेंट प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, सिग्निफिकेंट प्रेजेंट मतलब इक्विलिब्रियम मस्ट बी फॉरवर्ड। इनॉल जान रहा है वो इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए हमारा? फॉरवर्ड होना चाहिए।
ठीक है, डाई कीटोन है तो हाई होगा। ऐसे ही डी वाला भी हाई होगा। डी वाला क्यों हाई होगा? क्योंकि राइट वाली रिंग जो है, इसका याद है इंट्रामोलिकुलर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन 6 मेंबर रिंग बनता है, इसलिए इनॉल हाई है। इसका अपन टॉटोमरिज्म करेंगे तो एरोमेटिक हो जाएगा ना राइट वाली रिंग भी। ठीक है, चलो अब 10 पे आ जाओ। डीपी नंबर 10। 10 ट्राई किया आपने? फोर्थ का एच, फोर्थ का एच में जो ओ एच का एच है वो भी डी से रिप्लेस होगा, मैंने क्लास में कराया था। अच्छा 10 नहीं किया, ठीक है। चलो 7 8 9 तक तो हो गया ना सभी, 10 नहीं किया, ठीक है। नाइन्थ का फोर्थ का ई, नाइन्थ के फोर्थ का ई बताओ। अगर मैं इसका बोलूं हाउ मेनी एच इज रिप्लेस बाय डी, तो सबसे पहले ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, और ये क्या होगा? गामा कार्बन, और ये क्या होगा? अल्फा कार्बन। तो ये एच निकला, ये एच निकला, फिर ये भी एच निकला, फिर ये एच निकला, ये एच निकला, अल्फा निकल गए, ये गामा निकल गए, और रेजोनेंस करेंगे अल्फा, तो ये निकल गया ना 1 2 3 4 5। ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? फोर्थ का ई। समझ गए? ठीक है। इन ऑल परसेंटेज मैंने लिखवाया था पिछली बार, और डीपी नंबर 10 देखना। चलो शुरू करें आज का। नेक्स्ट क्लास में डीपी नंबर 10, डीपी नंबर 11 करना है। गॉट इट? ब्रिजहेड का नहीं रिप्लेस होता है क्योंकि ब्रिजहेड का हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 3 डीपी होगी, 2 करना आप 10 11। अब आज का हेडिंग लगाओ। सौ कार्बन की, 1 ऑक्सीजन की, कोई बात नहीं, होमवर्क में था तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बुक टॉपिक खत्म होने के बाद तुमको मैंने क्या बताया था? पहले लेक्चर अटेंड करना है, फिर डीपीपी करनी है, फिर मैं क्लास टेस्ट भी दूंगा कुछ, वो क्लास टेस्ट करने हैं, टेलीग्राम पे कुछ क्विजेस दूंगा वो भी करने हैं, फिर सीट करनी है, फिर बुक करनी है। ठीक है, थैंक यू लेवन सर। चलो अब आज का हेडिंग लगाओ। आज हम पढ़ेंगे कन्फर्मर्स। आज हम कन्फर्मर पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, आज का हेडिंग रहेगा हमारा कन्फर्मर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये मेरे हाथ में जो मॉडल है ना, ये किसका मॉडल है? ब्लैक इज कार्बन, व्हाइट इज हाइड्रोजन। तो मेरे हाथ में जो है ये क्या चीज है? कौन सा मॉलिक्यूलर मॉडल है ये? दिखाई दे रहा है? इथेन का है। हाँ बिल्कुल सही, इथेन का, वेरी गुड। ये इथेन का है। ब्लैक इज कार्बन और ये ब्लैक इज कार्बन है ना, और व्हाइट इज हाइड्रोजन। इथेन है, क्लियर दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसको अगर मैं ऐसे रोटेट करूं, ऐसे फ्री रोटेशन करूंगा, तो ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये क्या है? दे आर नोन एज कन्फर्मर्स। ये जो फ्री रोटेशन से बन रहे हैं, ये है कन्फर्मर्स। देख रहे हो, घूम रहे हैं ना, बढ़िया। तो ये सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस जो घूम रहे हैं, इनको बोलते हैं कन्फर्मर्स। अच्छा बताओ, इनको घुमाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो कितनी एनर्जी चाहिए? भाई बॉन्ड रोटेट हो रहा है, तो इस सीसी बॉन्ड को रोटेट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए इन किलो जूल पर मोल? कि इतनी एनर्जी चाहिए तब इसमें रोटेशन होंगे। बोलो।
सीसी बॉन्ड को रोटेट होने के लिए रफली एनर्जी चाहिए अपने को 12 किलो जूल पर मोल, है ना, 12 किलो जूल, बोर्ड पे लिखा है 12 किलो जूल पर मोल। ये रोटेशन जब होगा तो मेजोरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कहां रहेंगे, जहां पे स्टेबल फॉर्म में रहेगा। तो इथेन के कार्बन कार्बन बॉन्ड को रोटेट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए 12 किलो जूल पर मोल। ठीक है, समझ गए आप? ठीक है, अब इथीन लाओ। ये जो कन्फर्मर, इसको रोटेशन से जो बनाया इनको बोला कन्फर्मर। ठीक है, अब हमारे पास ये सी डबल बॉन्ड सी है। ठीक है, ये सी डबल बॉन्ड सी है, ये इथीन है, इथीन। यानी इसके पहले वाला एग्जाम्पल कौन सा था? पहले वाला एग्जाम्पल था हमारा इथेन। तो हमने ये बॉन्ड रोटेट किया। अब नेक्स्ट है हमारे पास इथीन। ये समझ में आ रहा है? अब बताओ इसमें बॉन्ड रोटेशन क्यों नहीं होगा? इसमें क्या दिक्कत है बॉन्ड रोटेशन में? ये भी तो रोटेशन कर सकते हैं हम। इसको रोटेट करने के लिए हमको पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। दिख रहा है आपको? ये इथीन है, यानी ये वाला मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूं तो ये पाई बॉन्ड जो है ये ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। और ये पाई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? सॉरी है, वेरी गुड, 260 किलो जूल पर मोल, 260 एनर्जी चाहिए। अब बताओ रूम टेम्परेचर पे एनर्जी कितनी होती है? रूम टेम्परेचर पे कितनी एनर्जी होती है? रूम टेम्परेचर पे एनर्जी कितनी होती है बताओ? 12। अब पूरा देखो, द डिफरेंट स्पेस अरेंजमेंट ऑफ एटम दैट रिजल्ट फ्रॉम द रोटेशन अबाउट ए सिंगल बॉन्ड। अगर आपने सिंगल बॉन्ड रोटेशन से बनाया तो उनको क्या बोलते हैं? कन्फर्मर। एंड द प्रोसेस इज नोन एज कन्फर्मर आइसोमेरिज्म। यानी जो डिफरेंट अरेंजमेंट बन रहे हैं बाय सिंगल बॉन्ड रोटेशन इज नोन एज कन्फर्मर्स। गॉट इट? ठीक है, तो नेक्स्ट, द एनर्जी फॉर कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन इज 12 किलो जूल पर मोल। ये किसकी एनर्जी है 12 किलो जूल? ये एनर्जी है कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन की। और अगर आप सी डबल बॉन्ड सी को रोटेट करते हो तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 260 किलो जूल पर मोल, 260 चाहिए। जबकि रूम टेम्परेचर पे कितनी एनर्जी होती है? द सराउंडिंग एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली है, कुछ में 82 लिखा है, कुछ में 80, आप रफली मान लो 80 किलो जूल पर मोल। यानी कोई भी प्रोसेस जो 80 किलो जूल पर मोल से कम होगा वो तो रूम टेम्परेचर पे आसानी से हो जाएगा। मान लो 40 किलो जूल एनर्जी चाहिए, हो जाएगा, 50 चाहिए, हो जाएगा। लेकिन अगर 80 से ऊपर जा रहे हैं तो फिर वो रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर वो रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा। तो अब आपको समझ में आया कि जो रोटेशन कौन सा बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड का बनाएंगे, डबल बॉन्ड का नहीं बनाएंगे। यानी इन दोनों में से कौन सा कन्फर्मर बनाएगा? ये कन्फर्मर बनाएगा, ये कन्फर्मर नहीं बनाएगा। और डबल की जगह अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो बताओ इसका क्या होगा? बोलो। इसका तो बिल्कुल ही नहीं होगा रोटेशन। ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना, जो डबल बॉन्ड को ना तोड़ सका वो ट्रिपल बॉन्ड को क्या तोड़ेगा? डायलॉग सुना तुमने कि जो डबल बॉन्ड को ना तोड़ सका वो ट्रिपल बॉन्ड को क्या तोड़ेगा? ठीक है, तो सबसे पहले ये हेडिंग लगाओ, ये नोट करो। सबसे पहले नोट करो, नोट करके डन लिखो। हाँ, ये एनर्जी याद होना चाहिए मेहुल, इससे तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। अदरवाइज हमको पता ही नहीं चलेगा ना, कहेंगे रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, रूम टेम्परेचर पे नहीं हो रहा है। तो यू शुड लर्न सम डेटा, स्टैंडर्ड डेटा हमें ध्यान होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है जेई एडवांस में, डायरेक्ट एकदम, कि व्हाट इज द एनर्जी नीडेड फॉर कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन इन इथेन, सीधा सवाल पूछ सकता है। ये स्टैंडर्ड डेटा है, नोट करके थम्स अप करो। रिंग एक रिंग बना दो 5 सेकंड। अजितेश सिंह डन, सक्षम डन, वेरी गुड, डन हो गया। चलो, कन्फर्मर ओनली सिंगल बॉन्ड के लिए बिल्कुल सही है। ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी मेरे को पता नहीं है, लेकिन इसकी 260 है तो उसकी और ज्यादा होगी।
चैट जीपीटी से पूछ लेना। सिर्फ ये याद रखना है, ये वाले एनर्जी, ये एनर्जी और ये एनर्जी। नेक्स्ट लिखो आप सोहर्स एंड न्यूमैन, सोहर्स टू न्यूमैन प्रोजेक्शंस। या पहले सोहर्स लिखते हैं सिंपल, ठीक है। इथिन देना, इथिन था ना, इथिन बना हुआ था ना। जो इस टाइप का ओरिएंटेशन बनाते हैं ना, ऐसे इस टाइप का ओरिएंटेशन बनाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये सोहर्स है ना। या इसको मैंने रोटेट किया 180 से, तो ये जो लाइन इस टाइप से रिप्रेजेंट किया है, ये भी क्या है, हमारी सोहर्स। और इसमें अगर अपन एच एच के बीच का एंगल, ये एच एच के बीच का एंगल 0 डिग्री रखें, और यहां पे हम एच एच के बीच का एंगल 180 डिग्री रखें, तो जब 0 डिग्री होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड कन्फर्मर। और 180 होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड कन्फर्मर। 0 वाला इक्लिप्स और 180 वाला स्टैगर्ड, ठीक है। सोहर्स इज द नेम, प्रेजेंटेशन को बोलते हैं। जैसे मॉलिक्यूल को प्रेजेंट करते हैं ना अपन, डैश फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन नोटेशन, वैसे इसको प्रेजेंट करते हैं ऐसे। अब ये देखो, ये जो मेरे हाथ में है ना, जिसमें ये कार्बन है और ये 3 व्हाइट हाइड्रोजन है, कार्बन है 3 हाइड्रोजन है, ये नजर आ रहा है आपको, है ना। इसको देख के बताओ ये क्या है, ये इक्लिप्स है या स्टैगर्ड है। ये एच और इस एच के बीच में कितना एंगल है, ये एच एच का कितना एंगल है, ये एच एच का कितना एंगल है, तो इसको बताओ ये इक्लिप्स है या स्टैगर्ड है। पहला वाला क्या होगा, ठीक है, ये होगा हमारा इक्लिप्स कन्फर्मर। इक्लिप्स क्यों, क्योंकि ये 0, ये दोनों पैरेलल है, तो ये 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री है। ऐसे ये एच और एच पैरेलल 0 डिग्री, ये भी एच एच पैरेलल 0 डिग्री, तो जब भी ये 0 डिग्री होगा इक्लिप्स। और अगर मैं इसको घुमा दूं ऐसे, है ना, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, अब देखो, अब क्या बना ये, अब ये स्टैगर्ड बन गया, है ना। स्टैगर्ड बना ना ऐसे, जैसे ये वाला एच है, तो मैंने क्या किया, इसको रोटेट किया, तो ये वाला एच यहां आ गया 180 रोटेशन, ये एच यहां आ गया, ये एच यहां आ गया। तो इनिशियली ये इक्लिप्स है, और इसको 180 ऐसे घुमाते हैं, तो ये क्या बन जाता है हमारा स्टैगर्ड, है ना। इक्लिप्स और ये 180 मींस स्टैगर्ड, ठीक है। लिखो इसको एक बार, यहां तक नोट करो, नोट करके डन लिखो। इसको बनाओ और अच्छे से लिखो, एच एच 180 डिग्री स्टैगर्ड, एच एच 0 डिग्री इक्लिप्स्ड। हाँ बिल्कुल बीच में दिख रहा है ना एच, बढ़िया एकदम। लिख के लिखो डन। ठीक है, लिख लिया, ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आपको बनाना है सोहर्स टू न्यूमैन प्रोजेक्शन। डिफरेंट प्रोजेक्शन सही है, डिफरेंट प्रोजेक्शन, जैसे बताया ना, कंडेंस फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन नोटेशन, डैश फॉर्मूला, गौरांग डिस्कस करेंगे नंबर वगैरह सब पे, पहले एक बार बेसिक सीख लें, है ना। सोहर्स पहले बेसिक पढ़ेंगे। तो आप मुझे ये बताओ कि अभी मैंने जो ये बनाया है, ये इक्लिप्स है या बताओ स्टैगर्ड है। ये सोहर्स बनाया, ये सोहर्स इक्लिप्स है, स्टैगर्ड है। तो ये एच एस 180 डिग्री पे है, तो ये क्या हुआ, ये स्टैगर्ड हुआ ना हमारा, ये एक स्टैगर्ड कन्फर्मर है। गॉट इट, ठीक है।
अब इसका न्यूमेन बनाना है, तो इसका न्यूमेन कैसे बनता है? इसका न्यूमेन ऐसे बनता है, जो स्टैंडर्ड न्यूमेन बनाने का तरीका है वो ये है, ये बनाओ, है ना। अब आपको क्या करना है, पीछे वाले कार्बन पे जब भी न्यूमेन बनाना है तो पीछे वाले कार्बन पे एक सर्किल बनाना है, पीछे वाले कार्बन पे सर्किल बनाना है, और फिर आपको सर्किल के अंदर जो बॉन्ड है इसको डिलीट करना है, कनेक्टिंग बॉन्ड को डिलीट करना है। ये पूरे डिलीट हो गया, सही करना पड़ेगा। मतलब आपको इस पीछे वाले कार्बन पे एक सर्किल बनाना है, सर्किल बना लिया आपने, सर्किल के अंदर के बॉन्ड जो है वो डिलीट कर दिए, कनेक्टिंग बॉन्ड को डिलीट कर दिया। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखना है, तो इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे, इसको उठाया इसके ऊपर रखा, ये बन गया। ये समझ में आया आपको? यानी आपको यहां पे एक सर्किल बनाना है और इस बॉन्ड को डिलीट करना है, इसको उठा के इसके ऊपर रखना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो प्रोजेक्शन बना है इसको क्या बोलेंगे, इट इज ए न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन किस फॉर्म में बनाया आपने? स्टैगर्ड। लिखो इसको, बढ़िया से बनाओ इसको, इसको नोट करो अच्छे से, स्क्रीन से कमेंट से अपना फिंगर हटा दो, कॉपी पे फिंगर लगाओ, नोट करो। सोनू कुमार सब लास्ट में डिस्कस करेंगे, जीओसी का प्लेलिस्ट में टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, शेयर कर दिया मैंने। नहीं, डिलीट करने के लिए बोर्ड नहीं है, वो स्टैंडर्ड तरीका है। मैं चाहता तुमको सीधा समझा देता कि ऐसे सर्किल बनाओ, इसको उठा के इसके ऊपर रख दो। लिख के लिखो, डन। आरिफ बोल रहा है बात, सर जी थैंक यू। और वैसे भी देखो देखो, ये इक्लिप्स है ना, तो जब तुम स्टैगर्ड बनाते हो ना ऐसे, तो ये वाला एच तुमको दो एच के बीच में दिखेगा, ये वाला एच इन दोनों के बीच में दिखेगा। ऐसे ये देखो, ये वाला एच जो है ये इन दो एच के बीच में दिख रहा है, ये एच इन दोनों के बीच में दिख रहा है, सारा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं आपको। ये वाला एच देखो पीछे वाला दोनों एच के बीच में। डन हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और बना दे, सोहॉर्स टू न्यूमैन बना रहा हूं मैं, सेकेंड एग्जाम्पल। यहां मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन है, एच 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 एन एच। अब आपको क्या करना है, इसका बनाना है न्यूमैन। तो कैसे बनाओगे न्यूमैन? ड्रॉ करो मेरे साथ साथ, साथ साथ ड्रॉ करना है। सबसे पहले पीछे वाले पे सर्किल बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड तरीका है जो बता रहा हूं मैं ना। पीछे वाले पे सर्किल बनाया, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे। तो इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो कैसे बनेगा, ये वाला कार्बन उठाया इसके ऊपर रखा, तो क्लोरीन एच एच, क्लोरीन एच एंड एच, ये बन गया। ड्रॉ करो और डन लिखो। बस दो चार बार ड्रॉ करो, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगा तुम्हें। गुड आफ्टरनून। लिख लिया, डन लिखो।
करेंगे राधिका? ये हमेशा दो कार्बन के रेस्पेक्ट में बनता है, किसी भी दो कार्बन। साइक्लिंग का डिस्कशन अगली क्लास में होगा, साइक्लिक। चले आगे बढ़े, चलो फटाफट बनाओ इनको। ड्रॉ न्यूमैन प्रोजेक्शन। इस बार मिथाइल मिथाइल है, इसका न्यूमैन बनाओ। डायरेक्ट बनाओ अब, डायरेक्ट। ये थर्ड एग्जांपल हुआ। डायरेक्ट आपको न्यूमैन बनाना है। बना के लिखो 5 डन। 4 डन, सॉरी 4 तक बना के लिखो 4 डन। फोर डन, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छी स्पीड में लिख रहे हो, गुड। तो इसका कैसे बनाएंगे आप? अब ऐसे समझ सकते हैं ना यार, यहां सर्किल बनाया, इसको उठा के ऊपर रखा, तो इसको ऊपर रखा मतलब ये तो हमको एज इट इज बनाना है। एज इट इज कैसे बनाएंगे? एच एच एन मिथाइल। ये पीछे वाला कार्बन है, इस बॉन्ड के अक्रॉस बना रहे हैं। पीछे वाले कार्बन में क्या दिखाई देगा? मिथाइल एच एंड एच, ये लिखो। ठीक है, थैंक यू। ऐसे इसका कैसे बनाएंगे? सर्किल बनाओ, इसको उठा, इसको तो एज इट इज रख दो। एज इट इज मतलब टी डी एन बी आर, और पीछे वाले कार्बन में क्या होगा बताओ? एफ सी एल एंड एच, ये बनेगा। यही आंसर आया? ये आंसर आया तो लिखो यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। अब फिफ्थ एग्जांपल लिखो। अब तक मैंने आपको स्टैगर्ड बनाए, अब है हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये कौन सा प्रोजेक्शन है भाई? सोहॉर्स, सॉरी सोहॉर्स, और इसमें एच एच पैरेलल है। तो पैरेलल मतलब हम क्या कहेंगे बताओ? इट इज ए इक्लिप्स्ड कन्फर्मर। इक्लिप्स है ना, इसका हमको बनाना है न्यूमैन। इक्लिप्स टू न्यूमैन जा रहे हैं, इसका न्यूमैन बनाना है। बना सकते हो इसका न्यूमैन? कैसे बनाएगा? बना सकते हो इसका? कैसे बनाएंगे? सेम वही तरीका, फ्रंट वाला कार्बन एज इट इज रखो, पीछे वाले कार्बन पे एक सर्किल बनाओ, और सर्किल के बाद यहां पे सर्किल पे ऐसे ये 3 एच दिखाई देंगे, ऐसे दिखेगा ना। यहां एक सर्किल बनाया, अंदर का बॉन्ड डिलीट किया, कनेक्टिंग डिलीट किया, इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया। तो इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया, तो ये जो चीज है उठा के यहां रखी, तो ये एच एच एच, तीनों एच आ गए। पीछे है ना, स्लाइटली क्लॉकवाइज या स्लाइटली एंटी क्लॉकवाइज बनाओ। एक एच के पीछे दूसरा एच आएगा, एक एच के पीछे दूसरा एच आएगा, ऐसा आएगा ना। ये हमारी इक्लिप्स कन्फर्मर है ना, हाँ ओवरलैप करेगा ना, ये एक के पीछे ओवरलैप करेगा, ये एच एच, ये एच एच, ये इक्लिप्स है, इक्लिप्स। ये ओवरलैप कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, इट इज इक्लिप्स। ठीक है, लिखो जरा। डॉट से नहीं दिखाते,
न्यूमैन में डॉट यूज नहीं होता है। ओवरलैप ओवरलैप जब होता है तो एक को स्लाइटली ऐसे नीचे दिखा देते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो ये जो बनाया, ये क्या बनाया हमने, ये बनाया न्यूमैन इन इक्लिप्स कन्फर्मर। लिख के लिखो 5 डन। ठीक है, 5 डन, ठीक है, वेरी गुड। 6th का बनाओ। ये सब बेसिक चीजें बढ़िया से आनी चाहिए एकदम। 6 का न्यूमैन बनाओ। 7 का भी न्यूमैन बनाओ। बना के फिर लिखो 7 डन। ये सॉरी एच आएगा यहाँ पे एच लिखो। सेवन डन, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको, बस वही पीछे वाले पे सर्किल बनाना है, फ्रंट वाला तो एज इट इज बनाओ। ये बनता है एच एच और क्लोरीन, और यहां कैसा आएगा एच एच एंड क्लोरीन। ये न्यूमैन इन इक्लिप्स है ना। ऐसे इसका न्यूमैन कैसे बनेगा, फ्रंट वाले कार्बन को तो एज इट इज बनाओ। ये आएगा एच ओ एच CO2H, और पीछे में क्या आएगा, यहां पे आएगा H, यहां पे OH और यहां पे CO2H। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं इसमें कन्वर्जन में। चलो आगे बढ़े। ये जे एडवांस की बेसिक है ये बताओ, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ये हमने किसके बनाया न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये बनाया हमने स्टैगर्ड, है ना। और इसको अगर मैं रोटेट कर दूं ऐसे 60 डिग्री से, तो ये क्या बनेगा हमारा इक्लिप्स। एक बनेगा स्टैगर्ड, एक बनेगा हमारा इक्लिप्स। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में से स्टेबल कौन है, ये तुम्हारे जेई एडवांस का ही सवाल है। चलो, ये जेई एडवांस नहीं होता था, ये सब्जेक्टिव पैटर्न में सवाल आया था। जब सब्जेक्टिव पैटर्न आता था उसमें आया था कि स्टैगर्ड और इक्लिप्स में, इक्लिप्स इज अनस्टेबल, ये क्वेश्चन में लिखा था इक्लिप्स इज अनस्टेबल। व्हाट इज द रीजन इक्लिप्स इज अनस्टेबल, एक्सप्लेन द रीजन। तो बताओ व्हाई इक्लिप्स इज अनस्टेबल। रीजन या पीछे लिखा है, इससे मैं सामने खड़ा हो गया हूं। ये स्टैगर्ड है, ये इक्लिप्स है, इक्लिप्स अनस्टेबल है, व्हाट इज द रीजन। तो तुम्हें मान लो थ्योरेटिकल लिखना होता तो तुम क्या लिखते, ड्यू टू रिपल्सन ऑफ एच, ये भी ठीक है। एंगल का कोई लेना देना नहीं है, टॉर्सनल स्ट्रेन, हाँ टॉर्सनल एंड स्टेरिक, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। देखो दो टाइप के स्ट्रेन है, ये एडवांस में सवाल आने के पहले लोग समझते थे कि सिर्फ स्टेरिक स्ट्रेन होता है। ये जो दो टाइप के स्ट्रेन है, एक है स्टेरिक स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन इज ड्यू टू देयर साइज,
जिसको वंडरवॉल स्ट्रेन भी बोलते हैं, वंडरवॉल। यहां पे ये जो एच एच रिपेल कर रहे हैं ना, ये है हमारा, ये जो मैंने अभी शो किया एच एच रिपल्सन, ये कौन सा रिपल्सन है? ये स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक मतलब वंडरवॉल, वंडरवॉल मतलब उसकी साइज, साइज बढ़ेगी, है ना। दूसरा है यहां पे टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। बॉन्ड पेयर मतलब यहां ये जो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर है ये 60 डिग्री पे है, ये रिपल्सन यहां पे कंसिडर करो 0। लेकिन जैसे हम इक्लिप्स बनाएंगे, तो जब हम इक्लिप्स बनाते हैं तो हम लोग कैसे बनाते हैं? हम ऐसे बनाते हैं, ये बनता है ना इक्लिप्स। तो जब हम इक्लिप्सिंग करते हैं तो इक्लिप्सिंग में क्या होगा? ये एच और ये एच भी तो रिपेल कर रहा है। तो ये जो दोनों रिपल्सन हो रहे हैं एच एच के, बिकॉज बॉन्ड पे रिपल्सन, ये कौन सा रिपल्सन हुआ? टॉर्सनल स्ट्रेन। लिखो इसको। तो इक्लिप्स कन्फर्मर इज अनस्टेबल बिकॉज स्टेरिक स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन, बोथ आर द रीजन। ये दोनों बनाओ, वहां लिखो इक्लिप्स कन्फर्मर इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ स्टेरिक स्ट्रेन एंड टॉर्सनल स्ट्रेन। उसमें 3 ऑप्शन थे, ए बी और सी ऑप्शन था बोथ। एक और ऑप्शन था इसमें, उसमें सब्जेक्टिव में बोथ। उसके पहले टॉर्सन स्ट्रेन बहुत कम लोग जानते थे। जेई हर साल कुछ ना कुछ सिखाता है सबको। आगे बढ़े, डन लिखो। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है इक्लिप्स? इक्लिप्स का मतलब क्या है? इक्लिप्स जो होता है ना, इक्लिप्स का हिंदी मतलब होता है ग्रहण। ग्रहण, है ना। तो ग्रहण मतलब क्या? ये एच और ये एच एक दूसरे के पीछे छुप गए ना, इक्लिप्सिंग हो गया, ग्रहण लग गया, है ना। तो ये एच एच, ये एच एच, ये एच एच, ये सब इक्लिप्सिंग करेंगे, यानी ग्रहण लग गया। ठीक है। तो वहां से ग्रीक वर्ड है, पहले क्या होता था, ग्रीक वर्ड बहुत चलते थे ना, तो ग्रीक वर्ड जो है वही अभी यूज हो रहा है, उन्हीं का लिटरेचर आता था, वही हम ज्यादातर यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो ये एच एच रिपेल इक्लिप्स हो रहा है, इक्लिप्स हो रहा है, ग्रहण लग रहे हैं, तो इसका नाम हो गया इक्लिप्स। दूसरा जो है वो है अपना टॉर्सनल, ये अपना स्टैगर्ड। स्टैगर्ड इज ए ग्रीक वर्ड, उसका मतलब होता है स्टेबल। स्टैगर्ड का मतलब ही स्टेबल होता है, तो वहां से इसका नॉमेनक्लेचर आया। और टॉर्सनल इज ए, टॉर्सनल वर्ड का मतलब होता है ट्विस्ट करना। ट्विस्ट करना, ट्विस्ट करना कैसे? जैसे ये मेरे पास स्टैगर्ड है, जब मैं इसको ट्विस्ट करूंगा ऐसे तो इक्लिप्स बनाऊंगा, तो ये रिपल्सन हुआ बिकॉज ऑफ ट्विस्टिंग। तो ये जो ट्विस्टिंग से रिपल्सन हुआ बॉन्ड पेयर का, वहां से वर्ड आया टॉर्सनल। ठीक है। तो सिंपल मतलब इनके वर्ड के मतलब होते हैं, इक्लिप्स मतलब ग्रहण, स्टैगर्ड मतलब स्टेबल, टॉर्सनल मतलब ट्विस्ट करना, घुमाना उसको। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये हम कर चुके हैं, न्यूमैन कन्फर्मर ऑफ द फॉलोइंग बना चुके हैं। ये मैं शेयर कर दूंगा, और ये एग्जांपल और नोट कर लेना, एक्स्ट्रा एग्जांपल। इसको अगली, अब अपन आते हैं मेन पे। ये लिखो, ड्रॉ कन्फर्मर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन अक्रॉस C2C3। ड्रॉ कन्फर्मर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन अक्रॉस C2C3। ये C2C3 किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर। भाई हमें कन्फर्मर बनाना है तो किस बॉन्ड के अक्रॉस बनाना है, लिखना पड़ेगा ना। तो अक्रॉस C2C3 मतलब अक्रॉस 2 एंड 3rd कार्बन, इसके अक्रॉस बनाना है। तो लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में। कन्फर्मर ऑफ इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ड्रॉ कन्फर्मर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन अक्रॉस C2C3।
लिखा आपने? एक बार मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं, फिर आप नोट करना। ये बताओ, C2 C3 के अक्रॉस, इस बॉन्ड के अक्रॉस कन्फर्मर बना रहे हैं, तो C2 की वैलेंसी कौन सी होगी? अदर देन दिस कार्बन, दो हाइड्रोजन होंगे, एक कार्बन होगा। ऐसे ही C3 के दो हाइड्रोजन होंगे, एक कार्बन होगा। ये समझ में आया? ठीक है। तो अपन सबसे पहले सबसे अनस्टेबल बनाते हैं। तो ये मान लो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन पे 2 H है और एक मिथाइल है, तो ये एक H, ये H और ये मिथाइल। ऐसे ही 3 कार्बन पे 2 H और एक मिथाइल है, पीछे वाले पे HH मिथाइल है, तो ये HH मिथाइल है ना। तो ये जो CH3 पैरेलल है, ये क्या है? जब दोनों 0 डिग्री होंगे, कार्बन कार्बन के बीच एंगल कितना होगा बताओ? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री होता है तो इसको क्या बोलेंगे? फुल्ली इक्लिप्स। पूरा ग्रहण लग गया, फुल्ली इक्लिप्स हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं इसको 60 डिग्री से रोटेट कर रहा हूं। यहां से यहां जाने में 60 डिग्री का रोटेशन है ना। तो अगर मैं इसको 60 डिग्री से रोटेट करता हूं तो ये कार्बन यहां गया, है ना, ये यहां गया और ये यहां आया, तो ये वाला मिथाइल यहां आएगा ना। 60 डिग्री रोटेशन मतलब ये कार्बन जो है ये इधर आएगा 60 में, तो ये इधर आ गया, है ना। इसमें पीछे वाले को घुमाया है, आगे पीछे किसी को घुमा सकते हो, पीछे वाले घुमाया तो यहां आ गया, फिर ये H यहां चला गया, ये एक H यहां आ गया। तो ऐसे ही घुमाना, CH3 60 डिग्री पे आया तो मिथाइल यहां, H यहां, H यहां। तो जब ये कार्बन कार्बन 60 डिग्री होगा तो इसको क्या बोलते हैं? गॉच। अब मैं अगेन रोटेशन बाय 60 डिग्री करूं, फिर से 60 डिग्री घुमा रहा हूं, तो ये वाला मिथाइल यहां आ जाएगा ना, H और मिथाइल पैरेलल, ये HH पैरेलल, ये H मिथाइल पैरेलल। तो फिर 60 घुमाया तो H मिथाइल, HH, H मिथाइल। इसमें कौन कौन इक्लिप्स आ रहा है? H और मिथाइल। तो इसको क्या बोलते हैं? पार्सली इक्लिप्स। और इस समय कार्बन कार्बन के बीच एंगल कितना होता है बताओ? 120 डिग्री। अब मैं फिर से इसको 60 डिग्री से घुमाऊंगा, तो फिर से 60 घुमाने का मतलब ये वाला मिथाइल यहां आएगा, ये वाला H यहां आएगा, ये वाला H यहां आएगा, ऐसा आएगा ना 60 डिग्री घुमाया ऐसे। तो ये मिथाइल मिथाइल के बीच एंगल कितना हुआ? यहां कार्बन कार्बन के बीच एंगल हुआ 180। 180 वाले को क्या बोलेंगे हम? स्टैगर्ड और एंटी। तो एक बार फिर से समझाता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया? किसके अक्रॉस बनाना है? क्वेश्चन में दिया होना चाहिए C2 C3 के अक्रॉस। तो C2 C3 के अक्रॉस हमने बना लिया। फिर हमने इसको घुमाया, तो इसको 60 डिग्री से घुमाया तो ये गॉच बन गया। फिर और 60 से घुमाया तो ये इक्लिप्स बन गया, और 60 से घुमाया तो 180 पे आ गया, स्टैगर्ड बन गया। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं 60 डिग्री घुमाऊं या इसको 300 डिग्री घुमाऊं तो वो क्या बनेगा? 60 डिग्री पे ये मिथाइल यहां आएगा, अगर मैं 300 डिग्री घुमाता हूं तो ये मिथाइल यहां आएगा। तो 60 डिग्री और 300 पे क्या बनेंगे बताओ? गॉच बनेंगे। ऐसे ही बताओ 120 और 240 पे क्या बनेंगे? अगर मैं 140 घुमा रहा हूं तो ये यहां आ रहा है, फिर 240 पे यहां आ रहा है, तो ऐसे ही 120 एंड 240 डिग्री पे क्या बनेगा? पार्सली इक्लिप्स्ड। अब ऐसे ही मुझे बताओ अगर मैं 360 से घुमाऊंगा तो क्या होगा? 360 घुमाओगे तो फिर से क्या बन जाएगा? फुल्ली इक्लिप्स। वापस यही बन जाएगा उस पर। तो इसको लिखो एक बार, इन चारों को लिखो। नया कॉन्सेप्ट नहीं आता है जेई में, सब पढ़ा उसी में से आता है, अच्छे से हर चीज को देखनी होती है। पूरा अच्छे से बनाओ। फिर क्वेश्चंस करेंगे थोड़े इसमें। तो पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ रही है, सब समझ में आएगा, चिंता मत करो। और होमवर्क करो तुम, और बढ़िया हो जाएगा। यहां तक करके लिखना है एंटी डन।
लिख लिया सबने? एंटी डन लिखो। हाँ, वेरी गुड। अभी बताओ इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? सबसे स्टेबल कौन होता है? सबसे स्टेबल कौन होगा हमारा? स्टैगर्ड 180 डिग्री वाला, ये होगा मोस्ट स्टेबल, है ना। और सबसे अनस्टेबल कौन होगा? जहां बड़े ग्रुप रिपेल करेंगे, यानी कौन होगा? इक्लिप्स। तो स्टैगर्ड इज द मोस्ट स्टेबल, इक्लिप्स इज द मोस्ट अनस्टेबल। और आप ये बोल सकते हो जो भी ये इक्लिप्स टाइप के फॉर्म है ना, ये अनस्टेबल होंगे सब। तो सबसे पहले हुआ स्टैगर्ड, फिर ये होगा गॉच, क्योंकि इसमें कोई इक्लिप्सिंग नहीं हो रही है। इक्लिप्सिंग होना है मतलब पैरेलल होना, स्टैगर्ड गॉच। फिर कौन होगा? पार्सली इक्लिप्स्ड, फिर होगा फुली इक्लिप्स्ड। जब भी इक्लिप्सिंग होगी वो क्या होगा? हमारा अनस्टेबल होगा। तो लिखो, ये लिखो रिलेटिव स्टेबिलिटी, ये वाला ऑर्डर लिखो। ये तो अपन नोट कर चुके हैं। ये लिखो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन, स्टैगर्ड, गॉच, पार्सली इक्लिप्स, फुली इक्लिप्स। फिर डन लिखना है। नोट्स अच्छे से बनाने हैं। मैंने कहा था ना किसी दिन मिलोगे तो नोट्स देखेंगे। ओके, ठीक है। क्वेश्चंस भी करेंगे। लिख लिया सबने स्टेबिलिटी? गुड। अब एक होता है डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन टू स्पेसिफाइड ग्रुप, एंगल बिटवीन टू स्पेसिफाइड ग्रुप इन न्यूमैन प्रोजेक्शन। एंगल बिटवीन टू स्पेसिफाइड ग्रुप इन न्यूमैन प्रोजेक्शन इज नोन एज डायहेड्रल एंगल। एंगल बिटवीन टू स्पेसिफाइड ग्रुप इन न्यूमैन प्रोजेक्शन इज नोन एज डायहेड्रल एंगल, है ना। तो जैसे अब मैं लिखने का मौका दूंगा आपको अभी। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है। सपोज करो मैंने ये एच एच ग्रुप स्पेसिफाई कर दिए, ये दोनों एच एच ग्रुप स्पेसिफाई कर दिया, तो इनका डायहेड्रल एंगल कितना हुआ? 0। ये स्पेसिफाइड एच एच है 60 डिग्री, ये स्पेसिफाइड एच एच है 120 डिग्री, है ना। ये अपन थोड़ा पीछे वाला एग्जाम्पल पे चलें और बेटर रहेगा। ये वाला है, इसमें मैंने आपको बोल दिया कि भाई ये मिथाइल मिथाइल है ना, स्पेसिफाइड ग्रुप है, तो इसका डायहेड्रल एंगल 0, इसका डायहेड्रल एंगल हुआ 60, इसका डायहेड्रल एंगल मिथाइल मिथाइल स्पेसिफाइड 120 डिग्री, मिथाइल मिथाइल स्पेसिफाइड 180 डिग्री, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं एंगल ऑफ रोटेशन, तो यहां से यहां एंगल ऑफ रोटेशन कितना है? 60 डिग्री, है ना। ऐसे में पूछूं यहां से यहां एंगल ऑफ रोटेशन कितना है? 60 डिग्री इज द एंगल ऑफ रोटेशन। तो स्पेसिफाइड ग्रुप के बीच के जो एंगल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डायहेड्रल एंगल, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, ये इसकी डेफिनेशन है। अगर मैं ये बोलूं क्लोरो एच एच, क्लोरो एच एच, व्हाट इज द डायहेड्रल एंगल ऑफ क्लोरो कार्बन कार्बन क्लोरीन? तो बताओ इसका डायहेड्रल एंगल क्या होगा? क्लोरो क्लोरो कार्बन कार्बन, बोलो इसका डायहेड्रल एंगल क्या होगा? फर्स्ट वाले का। सेकंड का डायहेड्रल एंगल क्या होगा? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो मिथाइल एंड एच, इसका डायहेड्रल एंगल क्या होगा? फर्स्ट का 180 होगा। फर्स्ट में कोई, ये हमने क्लोरो क्लोरो के बीच में बताना है, तो ये हुआ हमारा 180 डिग्री।
है ना। सेकंड का डायहेड्रल एंगल कितना होगा बताओ। सेकंड का डायहेड्रल एंगल क्या होगा? सेकंड का बताओ। हाँ, आलोक कुमार ने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। सेकंड समझ में आया तुम्हें? सेकंड समझ में आया तुम्हें? क्यों? सेकंड में स्पेसिफाइड होने चाहिए ना। डायहेड्रल एंगल तब होता है जब ग्रुप स्पेसिफाइड होते हैं, तो पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि फ्लोरो कार्बन कार्बन क्लोरो, अब बताओ व्हाट इज द डायहेड्रल एंगल। फ्लोरीन कार्बन कार्बन क्लोरीन, कौन से दो ग्रुप है ना, ये स्पेसिफाई करना पड़ता है। विच टू ग्रुप, वेरी गुड। तो फ्लोरो कार्बन कार्बन क्लोरीन, यानी ये फ्लोरो और उधर वाला हमने स्पेसिफाई कर दिया क्लोरीन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो कितना हुआ भाई? 60 डिग्री, है ना। अब थर्ड का बताओ, व्हाट इज द डायहेड्रल एंगल। थर्ड का बताओ। आंसर लिखो, 3 = दिस। ये एडवांस के सवाल समझ लो, डायहेड्रल की डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ब्रोमीन एटम लिखा है, स्पेसिफाई कर दिया ना, अब कौन सा ब्रोमीन ये तो लिखेंगे, ब्रोमीन एटम लिख दिया बस। थर्ड में स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, मैंने एटम्स ग्रुप स्पेसिफाई कर दिया, क्लोरोब्रोमो। अब तुम बताओ आंसर क्या होगा। अब आंसर दो होंगे, है ना। भाई ब्रोमीन है तो मैं क्लोरो के साथ ये ब्रोमो भी ले सकता हूं, तो ये कितना हुआ बताओ, 60 डिग्री। या क्लोरो के साथ ये ब्रोमो भी ले सकता हूं, 60 और 180, यानी डायहेड्रल एंगल दो भी हो सकते हैं, है ना। दो, एक या एक से ज्यादा भी डायहेड्रल एंगल हो सकते हैं, 60 एंड 180। समझ गए? यहां तक लिख के लिखो, डन। डन, वेरी गुड, ठीक है। ये रहा एनर्जी प्रोफाइल, बनाओ उसका। अभी हमने एनर्जी प्रोफाइल बनाया था ना एक, कि भाई 0 डिग्री पे क्या बनता है, फुल्ली इक्लिप्स्ड। 60 पे क्या आएगा, गॉच, स्टेबल हो जाएगा। 120 पे फुल्ली इक्लिप्स अनस्टेबल, और 180 पे स्टैगर्ड सबसे स्टेबल। तो सबसे पहले आएगा स्टैगर्ड, फिर ये 60 पे गॉच, 180 पे फुल्ली इक्लिप्स, और 0 डिग्री पे, हाँ 180 पे पार्सली, 0 पे फुल्ली। अब ये रिपीट होगा, जो गॉच 60 पे बनेगा वापस का बनता है 300, और जो पार्सली इक्लिप्स 120 पे बनता है वापस का बनता है 240। फुल इक्लिप्स जो 0 पे है वो वापस कब रिपीट होगा, जब वो 180 रहेगा। इस टाइप से रहेगा ना ये, 0, 60, 120, 180। इस प्रोफाइल को बनाओ, किसके, एक तरफ एनर्जी है, एक तरफ डायहेड्रल एंगल है। इस बार हमने डायहेड्रल एंगल में किसको स्पेसिफाई कर दिया है, कार्बन कार्बन। लिखो, यहां करके यहां तक कंप्लीट करके लिखो, ई डन।
ये रोटेशनल बैरियर यहां से यहां तक लिख लो, मैं बताता हूं अभी क्या होता है। ऐसे बना के लिख लो रोटेशनल बैरियर। हाँ, वन इट इज मोस्ट स्टेबल दे फॉर लीस्ट एनर्जी। ऑलमोस्ट कई कुछ बुक्स में ग्राफ टच कर दिया उसको ना। ठीक है, अब ये रोटेशनल बैरियर क्या होता है, देखो रोटेशनल बैरियर क्या होता है। रोटेशनल बैरियर आरबी मींस रोटेशनल बैरियर, इसका मतलब सिंपल ये होता है एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर। सबसे स्टेबल और सबसे अनस्टेबल कन्फर्मर का बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको बोलते हैं रोटेशनल बैरियर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट आरबी ऑफ इथेन, क्या वैल्यू होगी बताओ। कैलकुलेट रोटेशनल बैरियर ऑफ इथेन। मैंने डेफिनेशन बता दी आपको, व्हाट इज रोटेशनल बैरियर, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर एंड लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर। सबसे स्टेबल और सबसे अनस्टेबल कन्फर्मर एनर्जी डिफरेंस। आंसर बताओ क्या आएगा। सक्षम ने सही बताया, मलंक शर्मा ने सही बताया। जिनका नाम ले रहा हूं उनका सही है, जिनका नाम नहीं लिया मतलब चेक करो, रीचेक करो। क्या रहेगा बताओ। ग्राफ बना लो और इसका आंसर लिखो। रोटेशन बैरियर ऑफ इथेन क्या है। इसका आंसर आएगा 12 किलो जूल पर मोल। कैसे, मैं आपको एक डेटा और बताता हूं। एच एच जब इक्लिप्सिंग करते हैं ना, दो एच जब इक्लिप्सिंग करते हैं तो 4 किलो जूल पर मोल एनर्जी बढ़ती है। एच एच जब इक्लिप्सिंग करते हैं तो 4 किलो जूल एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो, आपको रोटेशन बैरियर किसका निकालना है, इथेन का। तो इथेन का सबसे अनस्टेबल कन्फर्मर क्या होगा, मोस्ट अनस्टेबल कन्फर्मर क्या होगा, इक्लिप्स। और एक होगा मोस्ट स्टेबल स्टैगर्ड। इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस निकालना है आपको। मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल का एनर्जी डिफरेंस निकालना। यह है सबसे स्टेबल, यह है सबसे अनस्टेबल। अब आप क्या करो, स्टेबल की एनर्जी जीरो मान लो, स्टेबल की एनर्जी जीरो मानो। और मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि इथेन को रोटेट करने के लिए 12 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, है ना। तो 12 किलो जूल मतलब वो हाईएस्ट इतनी एनर्जी होनी चाहिए तब वो कंफर्मर बनेगा उसका, समझे आप। तो 12 किलो जूल इज द आंसर। अब और ऐसे समझते हैं, 12 किलो जूल ऐसा आया कि एक एच एच जब इक्लिप्सिंग करता है तो 4 किलो जूल पर मोल एनर्जी बढ़ती है। तो ये एच एच और इक्लिप्सिंग करेंगे तो 4 किलो जूल पर मोल एनर्जी बढ़ेगी। तो 12 बढ़ा है ना, तो 12 तब बड़ा होगा जब इससे 4 बड़ी होगी, इससे 4 बड़ी होगी, इससे 4 बड़ी होगी।
तो व्हाट इज द ओवरऑल रोटेशनल बेरियर? तो आरबी ऑफ इथेन इज 12 किलोजूल पर मोल। ये बात समझे आप? ठीक है, इस टाइप से 12 बढ़ेगा। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं ये पूछूं कि रोटेशनल बेरियर ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन का रोटेशनल बेरियर इथेन से ज्यादा होगा या कम होगा? रोटेशनल बेरियर ऑफ इथेन, ब्यूटेन और इथेन में किसका ज्यादा होगा, ब्यूटेन का या इथेन का? क्या आंसर होगा? अगर मैं ब्यूटेन का रोटेशनल बेरियर बनाने को बोलूंगा तो क्या करोगे? ब्यूटेन में यहां पे मिथाइल मिथाइल आएगा और बल्कि ग्रुप आएगा तो और अनस्टेबल होगा, तो और एनर्जी बढ़ जाएगी उसकी। समझे आप? तो जितने बड़े बड़े ग्रुप लगाओगे ना उतना रोटेशन बेरियर बढ़ता जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन बेरियर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रोटेशन बेरियर अगर मैं पूछूं तो पहले होगा नॉर्मल ब्यूटेन का ज्यादा होगा, फिर होगा प्रोपेन का ज्यादा होगा, फिर इथेन का ज्यादा होगा। नॉर्मल ब्यूटेन, प्रोपेन एंड इथेन, ये होता है इसका रोटेशनल बेरियर। समझे आप? तो यहां तक नोट करके डन लिखो। लिख लिया आपने? ओके, लिख लिया सबने? ऑर्डर ऑफ रोटेशन बेरियर नॉर्मल ब्यूटेन, प्रोपेन एंड इथेन। डन? ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसका आंसर क्या होगा बताओ? फाइंड द रोटेशनल बेरियर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का रोटेशनल बेरियर क्या होगा? आपको डेटा दे रखा है एच इक्लिप्सिंग। एच इक्लिप्सिंग में एनर्जी होती है 1 किलो कैलोरी पर मोल, और इसमें होगी मिथाइल मिथाइल इक्लिप्सिंग में होगी मान लो ये 2 किलो कैलोरी पर मोल, सपोज करो। तो व्हाट इज द रोटेशनल बेरियर ऑफ ब्यूटेन? क्या आंसर होगा? आंसर लिखो अपना। मैंने आपको डेटा बता दिया, एच इक्लिप्सिंग 1 किलो कैलोरी और सी एस टी इक्लिप्सिंग मान लो 2 किलो कैलोरी, लेट अस एज्यूम। तो व्हाट इज योर आंसर? वैसे 4 होता है, ये 4 होता है, 4 ले लो, 4 ही होता है एग्जैक्ट। अगर ये 4 है, ये 1 है, तो डेटा कितना होगा रोटेशन बेरियर? नहीं, मैंने 4 कर दिया पहले, 2 4 एंड 1। अब बताओ आंसर कितना होगा? अब 6 होगा। 4 में आंसर 6 होगा। कैसे? ये एच एस रिपेल कर रहा है ना, तो 1 किलो कैलोरी एनर्जी बढ़ रही है। ये एच एस रिपेल कर रहा है, ये भी तो 1 बढ़ रही है। और ये मिथाइल मिथाइल रिपेल कर रहा है, ये 4 बढ़ रही है। तो 4 1 1 मतलब अब आंसर होगा 6। समझे आप? 6 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी है ये। तो ये समझ में आया कि जितना ज्यादा वो बल्कि ग्रुप होगा ना उतना रोटेशन बेरियर बढ़ता जाएगा। तो आप सिंपल लिख लो, रोटेशन बेरियर ऑफ ब्यूटेन इज 6 किलो कैलोरी पर मोल। आगे बढ़े।
ये मैंने आपको लिख ही दिया। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल बैरियर, नॉर्मल ब्यूटेन प्रोपेन इथेन, मोर द कार्बन मोर स्टेरिक हिंड्रेंस मोर विल बी द रोटेशनल बैरियर। ज्यादा कार्बन ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा रोटेशनल बैरियर। हाँ एच एस होता तो 4 होता, बिल्कुल सही, एच एस होता तो 4 होता, 2 होता तो 4 होता। एक स्क्यू कन्फर्मर होता है, स्क्यू। स्क्यू कन्फर्मर क्या होता है? ऑल कन्फर्मर फॉर्म्ड in between 0 and 180 is skew conformer। 0 180 के बीच जितने भी कन्फर्मर बनेंगे वो सब क्या होंगे? स्क्यू कन्फर्मर। इसकी प्रैक्टिस अगली बार करेंगे। एक छोटा सा रैपिड राउंड कर लेते हैं, फास्ट वाला, इजी क्वेश्चंस वाला। 0 and 180 स्क्यू कन्फर्मर, यानी अगर कोई कन्फर्मर मान लो 80 डिग्री पे है तो उसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? उसका नाम हो जाएगा स्क्यू। एक वो लगा सकते हो यार, एक पीपीटी लगानी है भी बीच में, मैं आपको भेज दूँ, 1 मिनट। हम्म। ये क्विज लगा दो एक बार। अब एक छोटा सा क्विज करेंगे, अगली क्लास में इसकी प्रैक्टिस और साइक्लिक कन्फर्मर करेंगे। रिफ्रेश कर देता हूं। चलो छोटा सा एक क्विक करते हैं, फटाफट आंसर लिखना है। एच एच का होता है 4 किलो जूल पर मोल। मोल का फीचर शायद अभी आया नहीं है, आएगा तब होगा, ठीक है। चलो फटाफट आंसर लिखना है। हाँ ऐसे वन, ऐसे लिखो वन, क्या क्या 15 सेकंड का टाइमर है। हर एक क्वेश्चन में कितना टाइमर होगा? ऐसे 10 10 सेकंड, 10 10 सेकंड का टाइमर रहेगा ना, ठीक है। अरे तो पहले का आंसर क्या रहा? मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ए। सेकंड में बताओ। अरे तो टाइमर चल गया यार, 10 10 सेकंड में करना है। सेकंड का टॉसस्टेन इज मैक्सिमम इन विच कन्फर्मर? किसमें ज्यादा होता है? सेकंड में ए, है ना। थर्ड बताओ। मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर कौन सा होता है? थर्ड का लिखो, थर्ड। मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर कौन सा बताया था? गॉच या एंटी? एंटी कन्फर्मर। 10 सेकंड का टाइम है, रैपिड राउंड है। फोर्थ बताओ। फोर्थ लिखो, फोर्थ।
हो गया। रोटेशन, सीसी बॉन्ड में रोटेशन करते हैं ना अपन, ब्रेक थोड़ी करते हैं, इट इज अ रोटेशन। डायहेड्रल एंगल कितना होता है एच एच का? हाँ, ये तो स्टॉप वॉच चल गई यार, बार बार उसको कैसे करते हैं वो मेरे को पता नहीं है। कितना आएगा बताओ फिफ्थ का? ए आएगा ना, फिफ्थ का ए है ना, फिफ्थ का ए आएगा। सिक्स का बताओ। विच फैक्टर प्राइमली कॉज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स? बताओ। सिक्स का एंगल स्ट्रेन तो कुछ रिलेशन नहीं है ना, एंगल तो वही रहता है ना उनके बीच में, खाली क्या होता है टॉर्सन स्ट्रेन। टॉर्सन स्ट्रेन करेक्ट, ठीक है, वेरी गुड। सेवंथ का बताओ। क्लॉक का ऑप्शन है क्या, मुझे ध्यान नहीं। सेवंथ का क्या होगा बताओ। इक्लिप्स कन्फर्मर में इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्सन मैक्सिमम होगा, दोनों रिपल्सन मिनिमम मैक्सिमम होते हैं, स्टैगर्ड भी और अपने टॉर्सनल भी और स्टेरिक भी। ये बताओ। करेक्ट, इक्लिप्स कन्फर्मेशन। एट्थ का क्या होगा, एट्थ का? एट्थ का ए, टॉर्सन स्ट्रेन इज हाई, है ना। मोर स्टेरिक हिंड्रेंस इन ब्यूटेन। नाइन्थ लिखो, नाइन्थ। मोर स्टेरिक हिंड्रेंस इन ब्यूटेन, ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें होगा? गॉच में, है ना। एंटी तो स्टैगर्ड हुआ, उसमें कम हुआ। टेंथ बताओ। क्या होता है कन्फर्मर? मतलब सिंपल रोटेशन अक्रॉस सिग्मा बॉन्ड, माइग्रेशन ऑफ बॉन्ड थोड़ी होता है, सिग्मा बॉन्ड का फ्री रोटेशन है ना। परफेक्ट। इलेवन बताओ। ये तो आना ही चाहिए। इलेवन तो याद हो गया ना, अब तो याद हो गया। इथेन का रोटेशन बेरियर कितना होता है? 12 किलो जूल पर मोल। ट्वेल्थ बताओ। ग्रेटर एनर्जी किसकी होगी? ग्रेटर एनर्जी मतलब अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब इक्लिप्स। अनस्टेबल बोले या ग्रेटर एनर्जी बोले एक ही बात है ना, इक्लिप्स हुआ। गॉस में कौन सा स्ट्रेन है? 13, 13 का क्या है? स्टेरिक स्ट्रेन है। टॉर्सन स्ट्रेन किसमें होता है? टॉर्सनल सिर्फ इक्लिप्सिंग में होता है,
जब अपन इक्लिप्स करेंगे उसमें होता है सिर्फ टॉर्सनल, है ना। फोर्टीन, कन्फर्मस आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू, क्यों होता है भाई, पी रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसके होते हैं, पाई बॉन्ड इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, या रिंग हो रेस्ट्रिक्टेड, ये रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है ना। ये चेयर वाला अगली क्लास में करेंगे। मैच द कॉलम मॉलिक्यूल टू इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्म, मैच द कॉलम करना है, कोई बात नहीं, चेयर ठीक है। ए का क्या आएगा, इथेन का, दो आंसर हो सकते हैं इसके तो यार। इथेन में तो स्टैगर्ड एंटी कुछ नहीं होता है, बेटर वर्ड है इथेन का स्टैगर्ड। ब्यूटेन के लिए बेटर वर्ड है एंटी, वैसे स्टैगर्ड भी सही है लेकिन एंटी इज द बेटर वर्ड। और थर्ड का क्या होगा, चेयर फॉर्म, क्योंकि इथेन में तो एक ही फॉर्म बनती है ना, स्टैगर्ड बोलते हैं अपन, वहां तो गॉच एंटी कुछ बनते नहीं है। हाँ, ऑलरेडी इन राइट पोजिशन, चैतन्य जोशी बिल्कुल सही है। ये मैंने आपको बता ही दिया था। टॉर्सन स्ट्रेन क्या होता है, क्राउडिंग ऑफ बल्की ग्रुप, नहीं टॉर्सन क्राउडिंग बल्की ग्रुप नहीं, सॉरी, ये तो स्टरिक स्ट्रेन हुआ ना। स्टरिक स्ट्रेन वंडरवॉल बल्की ग्रुप, टॉर्सन स्ट्रेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और बैटर क्या था, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है। एटीन का बताओ। ये अभी आपको कैरेविल के ऐप पे मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, है ना, टेलीग्राम से ले लेना। चलो, हो गया, ठीक है। इसका आंसर कितना है, 0 डिग्री। एक और क्लास है तुम्हारी, इसका आंसर अगली बार बताएंगे। इसका आंसर जो करेक्ट बताएगा उसको, हाउ मेनी स्टैगर्ड कन्फर्मर, हाउ मेनी स्टेबल कन्फर्मर आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन। ठीक है, इसका आंसर अगली बार। ठीक है, मिलते हैं फिर, आपकी क्लास का टाइम भी हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में कन्फर्मर को खत्म करेंगे, और डीपीपी जो दिया वो बना के लाना है, और ये वाला मैं शेयर करूंगा, इसके एक दो क्वेश्चन और है वो भी करना। इसका आंसर अगली बार बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।